हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और हम लोग ज्योग्राफी इसमें देख रहे हैं। मानव और संसाधन चैप्टर है हमारा, वो चल रहा है। उसी पर हम लोग आपका गौर करके बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और आपको पता होना चाहिए मानव संसाधन में जो हमने इसमें बात कर ली थी, बेसिकली हमने इसमें देखा था भारत में भू उपयोग आपका स्वरूप जो प्रारूप है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक जैसे भूमि, भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और आपका संस्कृति परंपरा इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें क्या है आपका शामिल है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किमी है, परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित कर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कह रहे पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो सूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल असम के बारे में ही हमें इस क्षेत्र के बारे में अच्छी से जो जानकारी है वो आपका उपलब्ध है, और उसी जानकारी के उपलब्धता के आधार पर हम इन सारी चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं और बात करते हैं। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान चीन अधिकृत क्षेत्रों में उपयोग कर का सर्वेक्षण अभी भी नहीं हुआ है। यानी कि जो पीओके का पार्ट है और पाकिस्तान का जो पार्ट है और अक्साई जो आपका चीन है और जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर इन चीजों का सर्वेक्षण नहीं किया है। कि चित्र आपका 1.4 की आपस में तुलना करें और पता लगाइए कि 1960 से लेकर 2014-15 के बीच नवल मतलब होता है शुद्ध बोए गए क्षेत्र और वन के अंतर्गत भूमि में सीमित परिवर्तन का आशय क्यों है, कि वहां पर क्यों किस प्रकार का सीमित परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार है, इसको हमको आपका पता लगाना है और इसको हमको आपका देखना है। स्थायी चारागाह के अंदर भूमि कम हुई है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए में जो है चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थन होंगे, इसके क्या परिमाण होंगे। वर्तमान धरती भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और उन पर फसलों के उगने के लिए कृषि लगातार बहुत ज्यादा है, अतः भूमि 2 या 3 वर्षों में उनको 2 बार बोया जाता है और इसमें से शुद्ध यानी कि नवल बोए गए क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जब तक भारत में कुल आपका सूचित क्षेत्रों में 54% क्षेत्र इसमें आपका अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर आपका 54% जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत, इसी तुलनात्मक हिस्से के अंतर्गत उनको ऐड ऑन किया जाता है, वो आपका आते हैं 54%। शुद्ध यानी बोए गए क्षेत्रों में प्रतिशत विभिन्न राज्यों में हरियाणा और प्रतिशत भूमि है उसको दिखाता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% भी कम क्षेत्र में आपका बोया गया क्षेत्र है। कैसा है? इन सारों में आपका 10% से भी कम में जो बोया गया क्षेत्र है वो आपको देखने के लिए बेसिकली मिल जाएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत जो है 33% भौगोलिक क्षेत्र में वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र में काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास में रहने वाले लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। वन उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा क्या है आपका गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टान, सूखा, मरुस्थलीकरण भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़क, रोड, लाइन इत्यादि इनका प्रयोग किया गया है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का
निम्नीकरण हो रहा है। इस कारण समाज और पर्यावरण में गंभीर आपदा आ रही है। यानी कि जिस तरह से हम लंबे समय से भूमि का जो क्षरण कर रहे हैं और जो हम उसके प्रबंधन की जो अवहेलना कर रहे हैं, जो डिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसके कारण ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखनी करनी पड़ रही हैं और सुननी पड़ रही है, जिसकी समस्या हमारे सामने आपकी पैदा हो रही है और लैंड डिग्रेडेशन का जो मामला है हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए, कुछ पूछना है फिर पूछिए। मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे निम्नीकरण और संरक्षण, यानी कि भूमि बंजर कैसे हो रही है, कैसे उसको बचाया जाए, क्या उसके लिए किया जाए, उन पर फिर हम लोग बात करेंगे। चले, अब देखिए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करके हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ियां इस भूमि का उपयोग करेंगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भूमि से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे उपयोग में 95% कहां से होता है? यहां से। मानव क्रियाकलापों के कारण केवल भूमि का ही निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक तत्व में भी बदलाव आया है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र में जलापर्दित है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं में वनोन्मूलन है, अति पशुचरण है और खनन के निम्नीकरण के मुख्य क्षेत्र भी निभाए हैं। खनन के उपरांत खनन वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे में खुला छोड़ दिया गया है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में वनोत्पन्न का निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई और भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर आप सिंचाई का भी अधिक मात्रा में करते हो तो उससे भी भूमि क्या होती है? उसका निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है। अधिक सिंचाई करने से, अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से, अधिक आपका कीटनाशकों का प्रयोग करने से, क्लियर है क्या होता है? भूमि का क्षरण होता है। क्लियर है? ये चीजें हमको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी होती है। अति सिंचित से उत्पन्न जलाक्रांताओं ने भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्र है उसकी वजह से, जिससे मृदा में लवणता और क्षारता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर पीसना, मृदा बर्तन, चूने, सेल खड़ी का उपयोग, बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होते हैं। कह रहे हैं कि जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जाल सूखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ आपका जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। कह रहे ये सारी चीजें क्या रही हैं? आपका मुख्य आपका स्रोत रहा है। कह रहे भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने में कई तरीके हैं। कह रहे कई पैटर्न से हम लोग भूमि का निम्नीकरण को रोक सकते हैं। जो समस्या है हम उनको सुलझा सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस निम्नीकरण को दूर करें। ये हमारे पास तरीके हैं। पहला है वनारोपण। हमको अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। चारगाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जहां पर जानवर जो है चरने के लिए जाते हैं, चराई वाले क्षेत्र हैं, हम उनको थोड़ा सा मैनेज करके ले जाएं तो चीजें हो सकती हैं। कुछ हद तक मदद कर सकते हैं पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी कि एक आपका शटर बेल्ट लगा सकते हैं। पशुचारण नियंत्रित कर सकते हैं, जो पशुचारण उसको नियंत्रित कर रहे हैं। रेतीले टीगों को कांटेदार झाड़ी से लगाकर स्थिर बना सकते हैं, उन प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। ठीक, रोकथाम शुष्क क्षेत्र में की जाती है। भूमि आपका हम इनका उचित प्रबंधन कर सकते हैं। कह रहे खनन नियंत्रण कर सकते हैं। औद्योगिक जल को फिल्टर कर सकते हैं।
विसर्जन के पश्चात जल भूमि प्रदूषण को हम इन्हें कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बड़े कॉमन रूप में की जा सकती है, ठीक, और आप इनको देख भी सकते हो। मृदा संरक्षण, मृदा अथवा मिट्टी सबसे नवीनकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कह रहे जो मिट्टी या फिर आपका मृदा है, सबसे आपका नवीकृत और आपका नेचुरल जो है रिसोर्सेज है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो विभिन्न प्रकार के जीवों का पालन पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कह रहे कि अगर आपको कुछ सेंटीमीटर अगर आपको मृदा बनानी है तो कोई 2-4 दिन, 6-2 साल, 10-20 साल में नहीं, बल्कि लाखों वर्षों में आपका 1 सेंटीमीटर से भी या 1-2 सेंटीमीटर बनने में बहुत समय लग जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावास, सेल जनन, सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैसे जैविक पदार्थ और समय मुख्य आपके कारक है। क्या चाहिए? उच्चावास की प्रक्रिया होनी चाहिए, सेल जनक सेल होना चाहिए अर्थात सेल संस्तर होना चाहिए, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ, और साथ में कुछ अन्य ऐसे फैक्टर हैं जो इन सब चीजों को आपका रिलेट करते हैं, और ये सारे आपका रिलेटिंग फैक्टर के रूप में हमारे सामने मल्टीपल्स में ये चीजें आपका पड़ती हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल, प्रकृति, हिमनद, आपद क्रियाएं मृदा की प्रक्रिया में अपना योगदान देती हैं। मृदा में के होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। कैसे हैं? जैविक परिवर्तन भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक। और जैविक दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जो जैव है वो कैसे बनती है? दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे ही आपका बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व जैसे रंग है, गहराई है, गठन है, आयु है और रासायनिक है, ये सारे चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। तो मृदा को बनने में ये सारे ऐसे फैक्टर और प्रोसेस हैं कि मृदा के बनने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले तत्व, उनका रंग, उनकी गहराई, उनका गठन, आयु और आपका केमिकल कंपाउंड और आपका फिजिकल यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर ही मृदा निम्नलिखित प्रकार की होती है। देखिए ऐसे होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मिलती है मृदा की कुछ लेयर हैं। तो 4 लेयर में हमको मृदा मिलती है। संस्तर 1, संस्तर 2, संस्तर 3। इस तरीके से हमको जो सारे संस्तर हैं वो आपका देखने के लिए, ठीक। पहला हो गया ऊपरी संस्तर, जिसमें हम लोग अपनी खेती करते हैं। दूसरा हो गया बालू सल्ट मृदिका मिलती है। तीसरे में होता है अंतःस्थलीय चट्टानें होती हैं, और चौथा क्या होता है? अपक्षय रहित अप्रदन चट्टानें, ठीक। ये देखिए मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है और अनेक मृदाएं यहाँ पर आपका विकसित भी हैं। जलोढ़ मृदा, यह मृदा आपका विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है और वास्तव में संपूर्ण मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा लाया गया है। कह रहे हैं कि एक सकरे गलियों में ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। कहां तक फैली हैं? राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तट मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टा में भी आपका जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं।
यहाँ भी क्या मिलती हैं, ये आपका बेसिकली जो जलोढ़ मृदा है वो आपका मिलती है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पर है, जो आपका नदी बेसिन के क्षेत्र है। ठीक, तो गंगा आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इन्हीं के आसपास का जो आपका सकरा रीजन है और गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है। और ईस्टर्न वेस्टर्न जो पार्ट है आपका, ईस्टर्न में आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां आपकी वहां तक फैली हुई है। कह रहे हैं कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिका, सबसे छोटी होती है मृतिका, उसके बाद होता है सल्ट और उसके बाद होता है रेत। ठीक, ये सब मिलती है। हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपरी ओर जाते हैं, मृदा के कण का आकार आपका बढ़ता चला जाता है। यानी कि ध्यान दीजिए, नदी के मुहाने पे सबसे बारीक मिलेगा, उससे जैसे ऊपर यानी कि पीछे हटते चल जाएंगे, मान लीजिए ये नदी का मुहाना है, बारीक मिलेगा, उसके बाद आपका मोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से वो आपका बढ़ता चला जाएगा। मृदा के कण का आकार बढ़ता चल जाता है। नदी के ऊपरी भाग जैसे आपका ढाल के समीप मोटी वाली कण पाई जाती है, ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे चों क्षेत्र, तराई में आमतौर पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक है आपका पुराना जलोढ़ और एक है आपका नया जलोढ़। ठीक है, मृदा को कंकर, ग्रंथि, आत्म होती है, खादर, बांगर और गाद की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। कैसे मिलते हैं, यहाँ पर ज्यादा जो महीन कण हैं वो आपके पाए जाते हैं और देखने के लिए मिलते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। कैसी होती हैं, बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं। इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाज, दलहन फसलों में खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि जलवायु संरक्षण संगठन भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदा अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं में सही उपचय और सिंचाई की इन पैदावार को आपका बढ़ाई जा सकती है। ठीक, ये सारी पैदावार आपका बढ़ाई जा सकती है। तो हम काली मिट्टी को पढ़ेंगे कि कैसे आपकी पैदावार यहाँ पर बढ़ जाती है। तो साफ चैप्टर आपको ध्यान होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितनी चीजों को हमने से पढ़ लिया है। लैंड डिग्रेडेशन से लेकर हम उसको उपाय तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए, ये है कुछ जलोढ़ मृदा। बात कर रहे हैं काली मृदा की। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात में भी कुछ इसका पार्ट है। अब बात कर रहे हैं काली मृदा की। तो काली मृदा का रंग कैसा होता है, बेसिकली काला होता है और इसे रेंगण मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उच्च समझी जाती है। कैसी है, उच्च समझी जाती है। ठीक, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैल ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसा दिया है, महत्वपूर्ण आपका योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन का पठार, बेसाल्ट के उत्तर दक्षिण भागों में पाई जाती हैं। जनक शैल से बनी ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आप देखोगे लाल मृदा का अच्छा खासा रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। जलोढ़ मृदा भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले जलोढ़ की बात कर रहे हैं तो ये वाला रीजन जो है पूरा आप देख लीजिए। ये मैं जो गोल कर रहा हूं, इतना बड़ा रीजन आपका
जलोढ़ मृदा का, ठीक है, एलोबल सोयल बोलते हैं। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? हम क्या पढ़ रहे थे? काली मिट्टी। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? रंग काला होता है और रेंगड़ भी कहा जाता है, और बेसिकली ये सैल जनित मृदा है, जनक सहल से ये आपका बनती है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। दक्कन यानी कि बेसाल्ट पठार, उत्तरी पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी में ये सारी चीजें पाई जाती, ठीक है। और दक्षिणी पूर्व में गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदियां घाटियों तक फैली हुई। काली मृदा बहुत बहीन कण अथवा मृत्तिका से बनी है, ये नमी धारण करने वाली क्षमताओं में होती हैं। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण है। इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। शुष्क और आपका गर्म मौसम में मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इनमें अच्छी तरह में वायु आपका मिश्रित हो जाती है। गीली होने के कारण मृदा चिपचिपी हो जाती है और इन्हें जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले इनकी बौछार में शुरुआत हो जाती है। पहले शुष्क है, ड्राई क्षेत्र में है, शुष्क और ड्राई है मतलब आपका बेसिकली, और इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो किसमें पड़ रही हैं? काली मिट्टी में। आप देखते होंगे, और इसे क्या बोलते हैं? स्वतः ही जुती हुई बोलते हैं। और वायु का अंदर वायु उसमें अच्छी प्रवेश करती है और चिपचिपी हो जाती है और जोतना काफी मुश्किल हो जाता है। और जुताई मानसून में प्रारंभ होती है और इनको आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि लाल और पीली मृदा, लाल मृदा दक्कन पठार के दक्षिणी पूर्व हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों को, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वालों में विकसित की गई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य मैदान दक्षिण की ओर, पश्चिमी घाट, पहाड़ी पर्वतों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं में लाल रंग रवे में अग्नीय रूपांतरण, चट्टानों में लोहा प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलोयोजन कारण होता है। कैसे होता है? जल और जो योजन है उसकी वजह से ही ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए। ठीक, देखिए ये है काली मृदा, इस तरीके से फट जाती है और आप इसे देखते हैं स्वतः ही जुती हुई आपको महसूस होगी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग रिवीजन करके आइए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।